सुरेंद्र कोहली ने पेशे से एक नौकर होने के बावजूद 19 लोगों को जान से मार दिया था। ये लड़कियों को काम का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने उस मालिक के घर लाता था और उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। दुष्कर्म करने के बाद उन लड़कियों का गला घोंटकर उन्हें जान से मार देता था। 26 दिसंबर 2006 के दिन पुलिस की सारी टीम ने मिलकर सेक्टर नंबर 31 और बंगला नंबर 5 के पीछे नाले के अंदर से कुल 19 लोगों की डेड बॉडीज निकाली। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पटेल ये दोनों मिलकर कुछ लोगों की बॉडी पार्ट्स को काट काट कर पीछे नाले में फेंक देते, तो कुछ बॉडी पार्ट्स को उन दोनों ने पकाकर उस वक्त में खाया था। ये दोनों नौकर और मालिक मिलकर उन लोगों की बॉडी पार्ट्स के अवैध रूप से तस्करी करते थे। सुरेंद्र कोहली बंगला नंबर D5 के अंदर कॉल गर्ल्स लड़कियां लाया करता था और सुरेंद्र कोहली दरवाजे पर पहरा देता था। जैसे ही कोई लड़की सुरेंद्र कोहली को निकलती हुई दिखाई देती तो सुरेंद्र कोहली उनका अपहरण करके उस बंगले में ले आता था, जहां पर वो दोनों उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते और बाद में उसे भी मारकर पीछे नाले में फेंक देते थे। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पटेल को कुछ हत्याओं के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो कुछ मामलों में आजीवन कारावास। ये केस तो है 2000 से लेकर 2007 के बीच का, लेकिन इस केस की मिस्ट्री अब जाकर सुलझ पाई है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे हत्यारों के बारे में जिनके बारे में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। निठारी हत्याकांड भला कौन भूल सकता है। लोगों के जहन में आज भी वो निठारी कांड बसा हुआ है। इस केस में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस केस की मिस्ट्री को पूरी तरह से सुलझाने की। ये केस है राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटे से इलाके में बसे हुए निठारी की। इसी निठारी गांव के अंदर उस खूनी बंगले D5 को भला कौन भूल सकता है कि उसके अंदर रहने वाले नरबख्शियों ने लोगों को बेरहमी से मार डाला। सुरेंद्र कोहली के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाला था। सुरेंद्र काम की तलाश में उत्तराखंड से निकलकर दिल्ली आ गया था, जहां उसने साल 2000 के अंदर एक छोटे मोटे घर में खाना पकाने जैसा काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि साल बीतती गई, 2004 के अंदर सुरेंद्र कोहली की मुलाकात अमीर मोनिंदर सिंह पटेल से हो जाती है, जो कि एक बंगले का मालिक था। साल 2003 के अंदर सुरेंद्र कोहली उसी घर में काम करने लगा था। जैसे ही साल 2000 आई तो मोनिंदर सिंह पटेल के सारे परिवार वाले वहां से निकलकर पंजाब चले गए। फिर उसके बाद उस घर के अंदर सिर्फ मोनिंदर सिंह पटेल और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली ही रह गया था। बस यहीं से ही इन दोनों की अपराध की कहानी शुरू हो जाती है। 2004 के बाद से ही सुरेंद्र कोहली उस घर के अंदर कॉल गर्ल्स को लाता था, जहां पर हर रोज कॉल गर्ल्स उस बंगले में आती थी और सुरेंद्र कोहली उस बंगले के बाहर खड़ा होकर पहरा देता था। जैसे ही उसे कोई भी लड़की वहां से गुजरती हुई दिखाई देती तो सुरेंद्र कोहली मौका देखकर उस लड़की का अपहरण कर लेता था और उसे घर के अंदर लाकर वो दोनों उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते और फिर उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे उस घर के पीछे वाले नाले के अंदर फेंक देते थे। ऐसा कई सालों तक उस बंगले के अंदर चलता रहा, लेकिन किसी की भी उस बंगले पर नजर नहीं जा रही थी। किसी को भी उन लोगों पर जरा सा भी शक नहीं हो रहा था। लोगों का उस बंगले पर तो शक नहीं था, लेकिन उस बंगले के पास में एक पानी की टंकी बनी हुई थी। लोगों का ये गुमान हो चुका था कि उस टंकी पे से बच्चे गायब होने लगे हैं। पूरे गांव के अंदर अफवाह ये फैली उस टंकी पर भूत का साया है, कहीं ना कहीं भूत उन बच्चों को निगल रहा है। हालांकि उन घटनाओं के बारे में उस गांव के अंदर किसी को भी नहीं पता चल रहा था। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पटेल हर रोज यही करते थे। सुरेंद्र कोहली उन मासूम बेचारी लड़कियों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उस बंगले के अंदर लाता, उनके साथ दुष्कर्म करता। कुछ लोगों की बॉडी को तो काट काट कर उस नाले के अंदर फेंक देते थे, तो उनमें से कुछ बॉडी को वो पकाकर भी खाते थे। ऐसा आर्टिकल्स के मुताबिक बताया गया है कि वो दोनों अवैध रूप से बॉडी पार्ट्स की भी तस्करी करते थे। वो दोनों हत्यारे मासूम बच्चों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर किसी न किसी तरीके से अपने उस घर में बुलाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने उन बच्चों के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके नालों में बहा दिए। ठीक दिसंबर साल 2006 के अंदर सुरेंद्र कोहली ने हर बार की तरह एक लड़की को भी अपने जाल में फंसाकर उस लड़की को भी सुरेंद्र कोहली अपने घर के अंदर ले आया था। उसके साथ भी दुष्कर्म किया और उसे भी ठिकाने लगा दिया। जब उसी बीच उस लड़की के परिवार वालों ने छानबीन करना शुरू की, जब उस लड़की के परिवार वालों ने उस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब पुलिस चौकन्ना हुई और पुलिस चारों तरफ फैल गई। पुलिस ने उस इलाके की जैसे ही छानबीन करना शुरू की,
और पुलिस छानबीन करते करते उस नाले पर जैसे ही पहुंची तो पुलिस को वहां उस नाले के अंदर कुल 19 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस को सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर पर पुख्ता यकीन हो जाता है कि इन दोनों का ही इस मामले में हाथ है। इस घटना के बाद ही पुलिस को सब कुछ पता चला। चौंका देने वाली बात तो यह है कि उससे पहले पुलिस को कुछ भी नहीं पता था उन हत्याओं के बारे में। फिर उसके बाद सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। ये केस इतना खतरनाक था 11 जनवरी 2007 को क्राइम ब्रांच के हवाले इस केस को कर दिया था। सुरेंद्र कोहली को रिम्पा हलदर नामक एक लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर मोहर लगाई थी। 8 फरवरी 2007 को स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया था। 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को एक लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद 7 सितंबर 2009 को ट्रायल कोर्ट ने भी उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों की मौत की सजा को बर्खास्त कर दिया और उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। 10 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इन सब इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पुलिस या सीबीआई कोई भी मुद्दे पर नहीं पहुंच पा रही थी। कई कोर्ट तो उन दोनों को बरी कर रही थी तो कई जगह पर उन लोगों को फांसी की सजा भी दी जा रही थी। सुरेंद्र कोहली पर पहले 16 मामले दर्ज हुए, बाद में घटकर 14 रह गए। उसके बाद कुल 12 मामले सुरेंद्र कोहली पर दर्ज रहे, जिसके बाद कुछ साल बीतने के बाद सुरेंद्र कोहली पर वो 12 मामले भी हट गए थे। काफी ज्यादा सालों के बाद ये केस फिर से दोबारा चर्चा में आया। 16 अक्टूबर 2023 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इन दोनों को दोष मुक्त करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि किसी के पास इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, जिसकी वजह से सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी जाए। कहीं ना कहीं सीबीआई इस खबर से खुश नहीं है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि कौन अपराधी है कौन नहीं, ये तो आपको ही फैसला करना होगा कि कौन अपराधी है कौन नहीं। इस केस को इसके हाल पर ही छोड़ते हैं। जिन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग मैं आप तक ये न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूँ, उन आर्टिकल्स के मुताबिक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो बस यही था आज का ये केस और आपका मेरा ये सफ़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें ताकि ये लोग भी इन वारदातों के बारे में जान सकें और इन लोगों से चौकन्ना रह सकें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने ऐसे बहुत से केसेस को एक्सप्लेन करने की पूरी डिटेल से कोशिश की है, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लिटरली मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप उन केसेस को सुनने वाले हो तो आपका भी कलेजा डर के मारे फटने वाला है। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट केस है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस केस के बारे में बता सकते हैं। मैं उस केस के ऊपर भी डिटेल से वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।